हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर वेपर्स के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, मतलब इवेपोरेशन। तो मान लो यहाँ पे हमने एक लिक्विड ले लिया ए, जिसमें ए टाइप का लिक्विड ले लिया, मतलब प्योर लिक्विड ए। तो उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे बीच में मतलब सब जगह ए वाले मॉलिक्यूल्स हैं। और ये इवेपोरेट हो रहे हैं। इवेपोरेट मतलब भाप बन रही है उनकी, ठीक है। जब भाप बन रही है तो वो किससे बनेगी? सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स की। क्यों? क्योंकि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वही सबसे पहले इवेपोरेट होते हैं, ना कि बीच वाले, ठीक है। और ये इवेपोरेशन क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो कम होती हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उतने ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और जब उतने ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो ये हम किस में ले रहे हैं? एक क्लोज्ड कंटेनर में। जैसे आप देख लो कि अगर आप एक वाटर बॉटल ले लेते हो और उसमें पानी रख देते हो किसी भी टेम्परेचर पे, या मान लो आपने गर्म करके रख दिया पानी, है ना, बॉटल में ले लिया और उसको ढक्कन लगा दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर जो है ड्रॉप्स, साइड में जो है ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। अगर यहाँ पे ये बॉटल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ड्रॉप्स दिखाई देंगी अगर इतना पानी है, ठीक है। तो ये ड्रॉप्स क्या है? इवेपोरेट होके, इवेपोरेट हुई, वेपर्स बनी, फिर ये इसके साथ वेपर्स जो है यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुए? कंडेंस हो गए। क्या हो गए? कंडेंस हो गए, ठीक है। मतलब फिर से लिक्विड से वेपर बने और वेपर से फिर से लिक्विड बन गया। वेपर से लिक्विड की बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन, ठीक है। तो मतलब क्लोज्ड कंटेनर है तो उसमें वेपर्स जो है बाहर तो निकल नहीं सकते, है ना। तो उसमें क्या मतलब हुआ कि जो लिक्विड से जो वेपर बन रहे हैं वो किसके बराबर होगा? वेपर से लिक्विड बनने की प्रोसेस में, मतलब इवेपोरेशन इज इक्वल टू द कंडेंसेशन। उस स्टेज को क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम। मतलब जितने वेपर्स बन रहे हैं, जितनी इवेपोरेशन हो रही है उतनी ही कंडेंसेशन हो रही है, जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही लिक्विड बन रहे हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड सरफेस, ठीक है। द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड सरफेस इज द वेपर प्रेशर। कौन सी कंडीशन पे? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब वेपर प्रेशर के फैक्टर्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वेपर प्रेशर जो है साइज और कंटेनर के साइज पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही ज़्यादा लिक्विड होगा, उतने ही वेपर्स होते हैं। हम प्रेशर को देख लें, अगर वेपर प्रेशर को देख लें, हम पर यूनिट एरिया के हिसाब से लेते हैं, ना कि कंटेनर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड और सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो हमारे पास 2 लिक्विड हैं, एक वाटर है एक इथेनॉल है, ठीक है, H2O एंड C2H5OH। तो H2O में जो अगर आप देखें, आपने पढ़ा हुआ है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसी तरह जो है इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में। बट वाटर मॉलिक्यूल में जो है एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हुई और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हुई, तो मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? अगर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो ये ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। अगर ये ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा तो इसका वेपर का प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन वाटर। और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं टाइटली पैक्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इंटरमॉलिक्यूलर, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है। तो
मतलब वो ज्यादा जल्दी जो है एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अगर वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट भी बहुत कम होंगे, तो मतलब उनका वेपर प्रेशर भी बहुत कम होगा, है ना। सो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2O। पीछे मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, जो यहाँ पे हम किसी एक लिक्विड को ले रहे हैं क्लोज्ड कंटेनर में, यहाँ पे जनरली हम क्लोज्ड कंटेनर की बात करेंगे, ठीक है। तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है आपने कि हमेशा क्लोज्ड कंटेनर लिया जाएगा, तभी वेपर प्रेशर बनेगा। तो अगर ये एक टाइप के लिक्विड्स हैं, लिक्विड लिया है हमने, तो उसका जो यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा उसको हम P0 से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। P0 मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। सो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि वेपर प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना कम वेपर प्रेशर होगा, जितनी कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास 3 लिक्विड्स हैं, इथेनॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ठीक है। ये इनके फॉर्मूलाज हैं, C2H5OH, CH2OH, CH2OH। 2 OH होते हैं ग्लाइकोल में और ग्लिसरॉल में 3 OH होते हैं, ठीक है। आप अभी आगे पढ़ोगे इसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं ये फॉर्मूलाज वगैरह, ठीक है। सो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है और किसका वेपर प्रेशर सबसे कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सिर्फ एक ही होगी, है ना, एक के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। और इसकी जो है आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है और दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, इसकी यहाँ पे भी, इसकी यहाँ पे भी, फिर ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो किसकी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी, ग्लिसरॉल की, फिर ग्लाइकोल की, फिर इथेनॉल की। इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम है। तो जैसे हमने पढ़ा कि जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। तो ज्यादा किस में है, ग्लिसरॉल में। तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, सबसे कम, ठीक है। फिर इसका, फिर इसका। तो अगर हम देखें तो इसका वेपर प्रेशर जो है सबसे ज्यादा होगा इथेनॉल का, फिर ग्लाइकोल का, फिर ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेचर ऑफ लिक्विड और सब्सटेंसेस की बात करी। तो आपके इस चैप्टर में जो है अब 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस और लिक्विड्स होंगे, एक होगा वोलेटाइल और दूसरा होगा नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो होंगे वो सब्सटेंसेस होंगे जो जिनका वेपर प्रेशर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब उनका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। वो जनरली लिक्विड्स ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि H2O, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, टॉलुइन, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल, इसमें जनरली सॉलिड्स आते हैं, ठीक है, जिसका पार्शियल और प्योर वेपर प्रेशर जो है हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यूरिया, ग्लूकोज, सक्रोज, ज्यादातर इन्हीं के एग्जाम्पल्स आते हैं आपको। मतलब नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट। नॉन वोलेटाइल कौन से हुए, जिनकी कोई टेंडेंसी नहीं है इवेपोरेट की। तो अगर आप देखें सॉलिड्स की कौन सी टेंडेंसी होती है, जब तक उसको किसी और सॉल्यूशन में ना डालें तब तक उसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है बहुत ही 0 होती है, 0 ही होती है। मतलब कुछ भी नहीं, सॉलिड्स को रख दो अगर ऐसे अब रूम टेम्परेचर में या किसी भी, वो इवेपोरेट होंगे नहीं होंगे ना। तो वो उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन वोलेटाइल। और जो इवेपोरेट हो जाएंगे उनको बोलेंगे हम वोलेटाइल, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है अगर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी। मान लो अगर हम वाटर को बॉयल करने लग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा भाप बनने लग जाती है, मतलब इवेपोरेशन होगी ज़्यादा। अगर उसको हम ढक्कन लगा दें ऊपर से तो वो वेपर्स जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे ढक्कन के ऊपर, है ना। तो अगर उसके वेपर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी, है ना। तो टेम्परेचर जो है
फैक्टर डिपेंडेंट है किसके, वेपर प्रेशर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात कर लें तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जो आपका मेन टॉपिक है इस चैप्टर में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम सॉल्यूशंस हमने देखे हैं, पीछे पढ़ा भी हुआ है आपने। सॉल्यूशंस में 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम सॉल्यूट कौन सा लेंगे, सबसे पहले वोलेटाइल, और सॉल्वेंट भी कौन सा लेंगे, वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कौन से हैं, जनरली लिक्विड है ना। तो मतलब हम लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स और 2 वोलेटाइल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। तो हम सॉल्यूट को जनरली बी से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को जनरली ए से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे भी ए और बी अगर मेंशन कर दिया जाए तो आप समझ लेना कि ए जो है सॉल्वेंट है और बी जो है सॉल्यूट है। और अगर उसका प्योर वेपर प्रेशर लें हम, तो प्योर वेपर प्रेशर बी का कितना आएगा, पी नॉट बी, और सॉल्वेंट का कितना आएगा, पी नॉट ए। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं हम 2 वोलेटाइल लिक्विड्स का। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पे ये एक कंटेनर है, इसमें प्योर लिक्विड ए ले लिया। ठीक है, वोलेटाइल है मतलब वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, प्योर लिक्विड ए ले लिया, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए। फिर दूसरे कंटेनर में हमने ले लिया प्योर लिक्विड बी, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट वी, वो भी वोलेटाइल है। अगर इसको इन दोनों को हम मिक्स कर दें और सॉल्यूशन बना दें तो हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन बनेगा। ए बी मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं, बी के मतलब दोनों वो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं। तो उसका प्रेशर कैसा आएगा हमारे पास, पी ए पी बी। ठीक है, अब ये प्योर नहीं है इसलिए हम इसको पी नॉट नहीं लिख रहे हैं, सीधे डायरेक्ट पी ए पी बी लिख रहे हैं। क्यों, प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है दोनों लिक्विड्स जो हैं ऐड हो चुके हैं और सॉल्यूशन बना चुके हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए के जो है मोल्स भी होंगे और बी के मोल फ्रैक्शंस भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रॉल्स लॉ आ जाता है। रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट जो है ये है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको पता है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एन के ए के मास निकाल लेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लेंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर टोटल मोल्स ऑफ ए एंड बी, ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ये आपने पढ़ा भी हुआ है पीछे। तो हमारे पास रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इन सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, सॉल्यूशन है तो मतलब उसमें 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हैं, है ना। बाइनरी सॉल्यूशंस ले रहे हैं तो उसमें 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हैं। तो ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर मान लो हमारे पास ए है, ए का ले रहे हैं हम, पी ए इज इक्वल टू के क्यों लिखा हमने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और वहां पे एक्स ए क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पे की वैल्यू पता करनी है, कैसे करेंगे। मान लो अगर हमारे पास प्योर लिक्विड है, ए सिर्फ ए ही है, बी नहीं है, तो उसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, एक्स बी के होंगे ही नहीं, 0 होंगे अगर प्योर ले रहे हैं हम, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने होंगे, 1। ठीक है, अगर 1 होंगे तो हम इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें एक्स ए की, पी ए इज इक्वल टू के इंटू 1। ठीक है,
और अगर हम प्योर ए ले रहे हैं लिक्विड, तो उसमें प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर पी नॉट ए, है ना। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट ए। तो मतलब के किसके बराबर है, पी नॉट ए के। सो के की वैल्यू हमने निकाल दी। यहाँ पे क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर पुट कर दें वैल्यू के की, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। और इसी तरह से अगर बी में भी निकालें हम, तो पी बी की के की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो पी नॉट बी फॉर प्योर बी के लिए, तो एक्स बी, ठीक है। सो अगर हमसे बोला जाए कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा होगा। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी रूम में कुछ गैसेस हैं तो उसका टोटल प्रेशर कितना होगा, सम ऑफ द प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है। तो जितनी भी हमारे रूम में गैसेस प्रेजेंट है, उनका सम ऑफ दैट प्रेशर इज द टोटल प्रेशर। तो अगर हम इसको इस रॉल्स लॉ पे लगाएं, ठीक है, तो हम टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पी ए कितना है हमारे पास, पी नॉट ए जीटा ए, और पी बी कितना है हमारे पास, पी नॉट बी जीटा बी। मोल फ्रैक्शन का एक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम जीटा बोलेंगे, ठीक है, जीटा ए जीटा बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, पी टी इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर, है ना। टोटल वेपर प्रेशर कितने के बराबर आ गया, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। अगर हम ग्राफ बनाए, मान लो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स ए बी, उनके प्योर प्रेशर वेपर प्रेशर कितने होंगे, पी नॉट ए पी नॉट बी। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कंपोजिशन ले लें, मतलब मोल फ्रैक्शन ले एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ले लें हम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ले लें, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब यहां पे अगर आप देख लो कि प्योर ए लिक्विड है हमारे पास, कैसा है, प्योर ए लिक्विड है, तो उसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, ए के 1, और बी के, अगर ये प्योर है तो बी के 0 होंगे। अब यहां से हम क्या करते जाएंगे, ए की वैल्यू कम करते जाएंगे और उसमें बी ऐड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, बी को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे, यहाँ पहुंच के एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्योर क्या है, बी, ठीक है। तो इसकी एक्स की वैल्यू, जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, जीटा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और यहाँ पे जीटा ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए को हम कम करते गए और बी को हम ऐड करते गए, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते जो है प्योर बी हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, जीटा ए की वैल्यू 1 है, मतलब प्योर ए है, तो उसका प्योर पार्शियल प्रेशर भी कितना होगा, 1 के बराबर, मतलब ज्यादा होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी 0, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या कितना होगा, 0। तो यहाँ से इस लाइन को मिलाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये किसका ग्राफ है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। इसी तरह से अगर जीटा बी इज इक्वल टू 1 है, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कितना है, यहाँ मतलब ज्यादा है। और यहाँ पे अगर जीटा बी 0 है, तो इसका पार्शियल प्रेशर भी 0 है। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन इसकी भी आ जाएगी। तो ये किसके लिए होगी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। और अगर हम इन दोनों को मिलाएं आपस में, तो टोटल प्रेशर हमारे पास कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। इस तरह से हम टोटल पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ बनता है आपको। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चंस इसके बेसिस पे, ठीक है। रॉल्स लॉ किसके लिए, वोलेटाइल, 2 वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है बेंजीन प्लस टोलुइन का सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है हमारे पास कितना, 100 प्लस 60 जीटा बी। सो जीटा बी क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है।
और पीटी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, बेंजीन का और टॉलुइन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। किसका निकालना है हमें, बेंजीन और टॉलुइन का प्योर वेपर प्रेशर निकालना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे टोटल का, कितना होता है, पी नॉट बी जीटा बी, हम यहाँ पे जो है ये बेंजीन के लिए लिख रहे हैं और इसको टॉलुइन के लिए लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे ए और बी नहीं लिखेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिए हुए हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जीटा बी दिया हुआ है, जीटा टी तो दिया ही नहीं हुआ है, मतलब टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम इस इक्वेशन को जो है जीटा बी में रिड्यूस कर लेंगे। कैसे, अब हमें पता होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जीटा बी और जीटा टी की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पे जीटा टी की वैल्यू निकालें हैं तो कैसी आ जाएगी, 1 माइनस जीटा बी को इधर ले आएंगे, 1 माइनस जीटा बी, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे। कैसे, टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट बी जीटा बी प्लस पी नॉट टी, जीटा टी की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1 माइनस जीटा बी। इसी तरह से इसको अगर हम इक्वेशन को और इलेबोरेट करें तो पी नॉट टी, ठीक है, 1 माइनस पी नॉट टी जीटा बी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 माइनस जीटा बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पी नॉट टी माइनस पी नॉट टी जीटा बी, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट टी, इसको हम आगे ले आएंगे, प्लस जीटा बी को कॉमन ले रहे हैं और ब्रैकेट में हम पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी, ठीक है, पी नॉट टी माइनस पी नॉट पी बी यहाँ पे माइनस में है, इसको हम आगे ले गए, जीटा बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है ना। अब इसमें हम देखें पी टी इज इक्वल टू, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई थी ना, 60 जीटा बी, है ना। तो यहां से अगर देखें ये इस तरह की इक्वेशन नहीं लग रही है, कुछ सेम ही टाइप की इक्वेशन लग रही है ना। तो पी टी पी नॉट टी कितना आ गया हमारे पास, 100 के बराबर, ठीक है, ये निकाल दिया हमने टॉलुइन का। अब जीटा बी तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 60, मतलब पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी इज इक्वल टू 60। अगर और यहाँ पे हम पी नॉट टी की वैल्यू अगर पुट कर दें, पी नॉट बी माइनस 100 इज इक्वल टू 60, तो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। इसको इधर लाके प्लस में कर देंगे, तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी, कितनी, पी नॉट टी की आई 100 और पी नॉट बी की आई 160, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसमें बोला है कि इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉलुइन आर मिक्सड एट सम टेम्परेचर, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन एंड टोटल वेपर प्रेशर। गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्योर जो वेपर प्रेशर है बेंजीन का कितना है, 400 mm Hg और टॉलुइन का कितना है, 200 mm Hg, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसके क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, बी का मतलब यहाँ पे बेंजीन है, और मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहाँ पे बेंजीन का हमें मास दिया हुआ है 0.78 ग्राम, और मोलर मास ऑफ बेंजीन ले हम तो वो आ जाता है हमारे पास 78 ग्राम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0 मोल, 1 मोल, ठीक है। इसी तरह से एनटी का भी निकाल लें हम, टॉलुइन का
0.92 हमारे पास दिया हुआ है मास, और इसका मोलर मास होता है 92 ग्राम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम इसके मोल फ्रैक्शन, जीटा बी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, NB प्लस NT। तो ये क्या आ जाएगा 0.01, 0.01 प्लस 0.01, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, हाफ। उसी तरह से जीटा टी की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास हाफ। सेम ही वैल्यूज हैं तो ये सेम ही आएंगी। एज यू नो टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 आएगी तो हाफ हाफ, मतलब हाफ हाफ को प्लस कर दें तो कितनी आ जाएगी 1। तो जीटा बी और जीटा टी की कितनी वैल्यू आ गई, हाफ हाफ। नेक्स्ट हमें अब क्या पूछा है कि पार्शियल प्रेशर निकालना है बेंजीन का और टॉल्यूइन का। तो अगर बेंजीन के लिए हम फॉर्मूला लगाए हैं पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। पी नॉट बी हमारे पास दिया हुआ है, जीटा बी हमने निकाला है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई 200। और इसी तरह से अगर पी नॉट पी टी पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन का निकालें, पी नॉट टी इंटू जीटा टी, तो पी नॉट टी हमारे पास दिया हुआ है 200, जीटा टी की वैल्यू हाफ निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100। सेकंड हमसे क्या पूछा, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, 200 प्लस 100 कितनी आ जाएगी 300। तो इस तरह से जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस आपको जो है यहाँ पे मोल्स निकालने होते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्शियल प्रेशर्स जो हैं ये हमेशा दिए गए होते हैं जनरली। ठीक है, तो इनकी वैल्यू जो है आपको पहले से ही डिटरमाइन की होगी, एक्सपेरिमेंटली आपको दे दी गई होगी। ठीक है, तो आपको या तो ये निकालना होगा या जीटा बी निकालना होगा, टोटल वेपर प्रेशर निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ जाता है कि अगर हमें कंपोजिशन निकालनी है वेपर फेज की, ठीक है, वेपर फेज की कंपोजिशन निकालनी है इक्विलिब्रियम में किसी सॉल्यूशन की, तो वहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर्स को यूज करके भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमें ए लिक्विड की निकालनी है कंपोजिशन, तो हम उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, इसी तरह से अगर बी का लेना हो तो यहाँ पे बी आएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। ओके।